प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष संस्कृत विषय में निर्धारित स्वप्न वासवदत्तम का अध्ययन हमने प्रारंभ किया है। हम सामान्य भूमिका की चर्चा कर चुके हैं। आज स्वप्न वासवदत्तम की जो कथा वस्तु है उसका संक्षेप में वर्णन करेंगे। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, स्वप्न वासवदत्तम की जो कथा है वह काल्पनिक कथा है। बृहत कथा मंजरी में उदयन और वासवदत्ता की कथा प्राप्त होती है। उस कथा में ही उस कथा को आधार बनाकर ही भास ने स्वप्न वासवदत्तम नाटक की रचना की है। स्वप्न वासवदत्तम नाटक में 6 अंक हैं। महाराज उदयन जो उज्जैनी की राजकुमारी वासवदत्ता का अपहरण कर उसे वत्स राज में लाकर अपनी महारानी बनाते हैं, वे उसमें अतिशय आसक्त हो राजकार्य की उपेक्षा करने लगते हैं। फलतः शत्रु आरुणि वत्स प्रदेश के अधिकांश भाग को अपने अधिकार में ले लेता है। यहाँ पर जैसा पिछली बार हमने चर्चा की थी, राजा उदयन उज्जैनी में राजा का आश्रित होकर रहता है और राजकुमारी वासवदत्ता को वीणा वादन सिखाता है और वहीं से वह उसका अपहरण करके अपने राज्य में ले आता है। उसके राजकुमारी पर अत्यधिक आसक्त होने के कारण उसके राजकार्य में इस तरह अपेक्षा होती है कि वो सारे राजकार्य को छोड़ देता है और इसका लाभ शत्रु उठाते हैं। जब मंत्री योगेंद्रायण, जो उसका अत्यंत विश्वास पात्र और स्वामी भक्त था, वह यह देखता है कि राजा के महारानी में अत्यधिक प्रेमासक्त होने के कारण राज्य ही चला जा रहा है, तो वह एक योजना बनाता है। उस योजना के अंतर्गत योगेंद्रायण सोचता है कि महाराज दर्शक की बहन पद्मावती से उदयन का विवाह करा दिया जाए, जिससे विवाह उपरांत दर्शन की सैन्य सहायता से शत्रु को नष्ट किया जा सके और वासवदत्ता को महाराज से अलग कर दिया जाए। योगेंद्रायण ने इस विषय में अपने राज ज्योतिषियों से भी चर्चा की थी। उन्होंने भी भविष्यवाणी की थी कि पद्मावती महाराज उदयन की महारानी बनेगी। इस योजना के तहत योगेंद्रायण महारानी पद्मावती को भी इस योजना में शामिल करता है और योजना ये बनती है कि जब महाराज शिकार खेलने गए हुए होंगे तो जो लावणक गांव में जहां महाराज का पड़ाव पड़ा हुआ है, वहां पर उस पड़ाव में आग लगा दी जाएगी और यह घोषणा कर दी जाएगी कि वासवदत्ता अग्नि में जल गई और उसे बचाने की इच्छा से योगेंद्रायण भी अग्नि में कूद पड़े, किंतु वे बचा नहीं पाए और दोनों ही जलकर मर गए। ये नाटक की अंतर कथा है जिसकी चर्चा नहीं है। अब कथा कहाँ से शुरू है? जब दोनों की ये घोषणा कर दी जाती है कि दोनों अग्नि में जलकर मर गए, तब योगेंद्रायण का वेश धारण करके और वासवदत्ता को अपनी बहन अवंतिका बना करके मगध के एक तपोवन में पहुंचता है। वहाँ से मंगलाचरण प्रारंभ होता है।
मंगला प्रथम अंक यहाँ से प्रारंभ है और मंगलाचरण के पश्चात सूत्रधार कुछ कहना ही चाहता है कि आवाज़ सुनाई देती है, हटो हटो। वह ध्यानपूर्वक सुनकर कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मगधराज के राज सैनिकों द्वारा तपस्वियों को हटाया जा रहा है। परिव्राजक वेशधारी योगेंद्रायण और अवंतिका वेशधारिणी वासवदत्ता भी उसी आश्रम में आए हैं। वासवदत्ता उस उत्सारणा से, उस हटाए जाने के तरीके से खिन्न हो जाती है, किंतु योगेंद्रायण उसे सांत्वना देकर प्रकृतिस्थ करता है, शांत करता है। योगेंद्रायण को कंचुकिये से ज्ञात होता है कि महाराज दर्शक की बहन राजकुमारी पद्मावती तपोवन में रहने वाली महादेवी, राजमाता महादेवी से मिलने आ रही हैं। वह आज आश्रम में रहेंगी। योगेंद्रायण पद्मावती को अपने स्वामी उदयन की होने वाली रानी समझता है। राजकुमारी शब्द सुनकर वासवदत्ता को पद्मावती के प्रति बहन का सा स्नेह हो जाता है। तपोवन में आकर पद्मावती तापसी को प्रणाम करती है। तापसी आशीर्वाद देते हुए पद्मावती के विवाह के विषय में पूछती है। चेटी बताती है कि उज्जैनी के राजा प्रद्योत के पुत्र के साथ विवाह चर्चा चल रही है। धर्मप्रिया पद्मावती अपने कंचुकी द्वारा तपस्वियों को दान देने की घोषणा करती है। योगेंद्रायण वासवदत्ता को अपनी बहन बताते हुए कहता है कि इसके पति परदेश गए हैं, अतः कुछ समय तक राजकुमारी इसे अपने संरक्षण में रखें। पद्मावती इसे स्वीकार कर लेती है। इसी समय लावणक गांव से एक ब्रह्मचारी आता है। योगेंद्रायण अन्यमनस्क सा होता हुआ उससे सारे समाचार लेता है। ब्रह्मचारी लावणक गांव में हुए अग्निकांड, वासवदत्ता, योगेंद्रायण की मृत्यु, उनके वियोग में राजा उदयन का वृत्तांत बताता है। इसे सुनकर वासवदत्ता अति दुखी होती है, किंतु रोमणवान द्वारा राजा का संरक्षण किया जा रहा है यह जानकर आश्वस्त हो जाती है। राजकुमारी पद्मावती ब्रह्मचारी के मुख से उदयन के गुणों को सुनकर उसके प्रति आसक्त हो जाती है। तदनंतर ब्रह्मचारी चला जाता है। योगेंद्रायण भी अनुमति लेकर चला जाता है। तापसी का आशीर्वाद प्राप्त कर पद्मावती और वासवदत्ता पर्णशाला में प्रवेश करती हैं। यहाँ पर प्रथम अंक समाप्त होता है। द्वितीय अंक में माधवी लता मंडप के पास राजकुमारी पद्मावती अवंतिका वेशधारिणी वासवदत्ता के साथ गेंद खेल रही हैं। परिहास में वासवदत्ता पद्मावती को महासेन की होने वाली बहू कहती है। तब चेटी बताती है कि राजकुमारी पद्मावती वत्स देश के राजा उदयन के गुणों पर अनुरक्त हैं। उसी समय पद्मावती की धात्री आकर सूचना देती हैं कि महाराज उदयन के साथ पद्मावती का विवाह निश्चित हो गया है। तदनंतर दूसरी चेटी आकर कहती है कि हमारी महारानी आज्ञा देती हैं कि आज ही कौतुक मंगल विवाह की शुभ घड़ी है, अतः शीघ्रता कीजिए। ये द्वितीय अंक समाप्त होता है। तृतीय अंक में राजकुमारी पद्मावती के विवाह का उत्सव का आनंद मनाया जा रहा है, किंतु वासवदत्ता के लिए यह विवाह अत्यंत दुस्सह हो रहा है, अतः वह एकांत प्रमदवन में चली जाती है। उसी समय एक चेटी आकर कहती है कि हमारी महारानी कहती हैं कि आप महाकुल में उत्पन्न स्नेह करने वाली और निपुण हैं, अतः कौतुक माला, विवाह की माला आप ही गूंथें। वह भाग्य को उल्हाना देती हुई माला गूंथ देती है। माला में अविधवाकरण औषधि गूंथती है, किंतु सपत्नी मर्दन औषधि को नहीं गूंथती। एक अन्य चेटी आती है, वह सुंदर माला को लेकर दोनों चली जाती हैं। इस विवाह से अत्यंत व्यथित वासवदत्ता शांति पाने हेतु सोने का उपक्रम करती है। ये दोनों अंक छोटे छोटे हैं। चौथे अंक में राजा उदयन विवाह के उपरांत अति प्रसन्नता विदूषक राजा के विवाह पर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त करता है तथा स्वयं के मंदाग्नि रोग से ग्रस्त हो जाने पर चिंता व्यक्त करता है। पद्मावती, वासवदत्ता, चेटी प्रमदवन में जाती हैं। वहाँ शेफालिका
के फूलों की समृद्धि देखकर पद्मावती अत्यंत प्रसन्न होती है। वह राजा उदयन को ये फूल दिखाकर उनसे सम्मानित होना चाहती है। वार्तालाप के प्रसंग में पद्मावती राजा उदयन के प्रति असीम अनुराग प्रकट करती है। उसी समय उदयन और विदूषक भी वहां आ जाते हैं। अवंतिका पर पुरुष दर्शन नहीं करती, अतः वे सभी माधवी लता मंडप में छिप जाती हैं। शरद ऋतु की तीव्र और असह्य धूप से बचने के लिए राजा और विदूषक भी लता मंडप में प्रवेश करना चाहते हैं, किंतु चेटी भौरों से युक्त लता को हिलाकर उन्हें अंदर आने से रोकती है। तब वे वहीं शिलातल पर बैठ जाते हैं और पद्मावती की प्रतीक्षा करते हैं। राजा विदूषक के वार्तालाप को पद्मावती और वासवदत्ता ध्यान से सुनती हैं। एकांत देखकर विदूषक पूछता है कि आपको वासवदत्ता और पद्मावती में से कौन अधिक प्रिय है। विदूषक द्वारा हट करने पर उदयन कहता है, यद्यपि पद्मावती रूपशील और प्रीति विशेष से मुझे प्रिय है, किंतु वासवदत्ता में अनुरक्त मेरा मन को खींच नहीं पाती। यही प्रश्न जब राजा पूछता है तो विदूषक वासवदत्ता को अधिक प्रिय बताता है, क्योंकि वह स्निग्ध भोज्य पदार्थ उसे खिलाती थी। वह पद्मावती की भी प्रशंसा करता है। इस परिहास से वासवदत्ता की स्मृति नवीन हो जाने से राजा उदयन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विदूषक मुंह धोने हेतु पानी लेने जाता है। अवसर देखकर वासवदत्ता पद्मावती को राजा के पास भेज देती है और स्वयं वहां से निकल जाती है। पद्मावती द्वारा आंखों में आंसू आने का कारण पूछने पर राजा विदूषक काश पुष्प के पराग गिरने से आंखों में आंसू आ गए हैं ऐसा बहाना बना देते हैं। विदूषक उदयन को स्मरण दिलाता है कि आपको मगधराज के एक प्रीति उत्सव में सम्मिलित होने जाना है। सब चले जाते हैं। फिर पंचम अंक प्रारंभ होता है। पद्मनिका और मधुरिका इन दो चेटियों की परस्पर वार्तालाप से ज्ञात होता है कि राजकुमारी पद्मावती शीर्ष वेदना से पीड़ित हैं। उस समय समुद्र ग्रह नामक स्थान पर शैया बिछाई गई है। पद्मनिका नामक चेटी वासवदत्ता को बुलाने हेतु मधुरिका को भेजती है और स्वयं बसंतक को ढूंढकर राजा के पास भी यह समाचार भिजवा देती है। पद्मावती की सिर पीड़ा का समाचार सुनकर राजा उदयन विदूषक के साथ समुद्र ग्रह पहुंचता है। वहां पद्मावती को न आई देख राजा उसी की प्रतीक्षा करता हुआ उसी शैया पर लेट जाता है। विदूषक द्वारा कही जा रही कथा सुनते सुनते राजा को नींद आ जाती है। ठंड के कारण विदूषक अपना कंबल लेने चला जाता है। पद्मावती की अवस्था को जानकर वासवदत्ता भी समुद्र ग्रह पहुंचती है। दीपक के क्षीण प्रकाश होने के कारण वह राजा को पहचान नहीं पाती। वासवदत्ता उदयन को पद्मावती समझकर उसके पास बैठ जाती है और तदनंतर सखी स्नेहवश उसके पास सो जाती है। उदयन स्वप्न में वासवदत्ता को देखकर उसे पुकारता है। वासवदत्ता चौंक जाती है। यह जानकर कि राजा स्वप्न देख रहे हैं, वह 2 क्षण के लिए रुक जाती है। राजा उदयन स्वप्न में वासवदत्ता को देखकर उससे प्रणय भरे प्रश्न पूछता है। वासवदत्ता उत्तर देती है। कुछ समय पश्चात कोई मुझे देख लेगा यह सोचकर वासवदत्ता जाने को तत्पर होती है। वह शैया से लटके हुए उदयन के हाथ को शैया पर रखकर चली जाती है। वासवदत्ता के हस्त स्पर्श से राजा जग जाता है और उसे पकड़ना चाहता है, किंतु द्वार पक्ष द्वारा ताड़ित हो गिर जाता है। विदूषक के आने पर वह वासवदत्ता के जीवित होने का प्रमाण देता है। विदूषक उसे स्वप्न अथवा अवंति सुंदरी नामक यक्षिणी का दर्शन बताता है। तदनंतर कांचुकीय महाराज दर्शक का संदेश सुनाता है कि आपके सेनापति रुमणवान विशाल सैन्य समूह के साथ शत्रु अरुणी को मारने आए हैं और हमारी चतुरंगिनी सेना भी तैयार है। आप उठिए। राजा युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। षष्ठांक। राजा उदयन ने अरुणी को परास्त कर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया है। वे पद्मावती के साथ कौशाम्बी आ गए हैं। वासवदत्ता भी उन्हीं के साथ आई है। महाराज महासेन प्रद्योत के पास से रैभ्यस नामक गोत्र वाले कांचुकी और महारानी अंगारवती की प्रेषित वसुंधरा नामक वासवदत्ता की धाय उनका बधाई संदेश तथा उदयन और वासवदत्ता का काल्पनिक विवाह चित्रफलक लेकर आते हैं। महाराज उदयन को जब वे सूर्यामुख प्रसाद में होते हैं
महारानी वासुदत्ता की अत्यंत प्रिय घोषवती वीणा किसी व्यक्ति से पुनः प्राप्त होती है। वीणा को लेकर वासुदत्ता की याद में उदयन अत्यधिक व्याकुल होकर विलाप करते हैं। विदूषक उन्हें सांत्वना देता है। राजा उदयन विदूषक को घोषवती वीणा को ठीक कराने हेतु भेज देते हैं। प्रतिहारी विजया कंचुकी और वसुंधरा के आने की सूचना राजा उदयन को देती है। पद्मावती के साथ सशंकित मन से राजा उदयन उनसे भेंट करते हैं। कुशल क्षेम के अनंतर कांचुकी महासेन का संदेश सुनाता है कि जो डरपोक और अशक्त हो उनमें उत्साह नहीं होता। प्रायः उत्साही जनों के द्वारा ही राज्य लक्ष्मी का उपभोग किया जाता है। धात्री वसुंधरा महारानी अंगारवती का संदेश कहती है कि आप तो हमारे पहले से ही अभिप्रेत जामाता हैं। आप अपनी चंचलता से बिना विवाह किए ही वासुदत्ता को लेकर भाग गए, अतः हमने आप दोनों की प्रतिकृति चित्रफलक पर बनवाकर काल्पनिक विवाह कर दिया। इस चित्रफलक को देखकर आप धैर्य धारण करें। यह कहकर धात्री चित्रफलक को देती है। पद्मावती वासुदत्ता का चित्र देखकर कहती है कि ऐसी आकृति वाली एक स्त्री तो यहीं रहती है। मेरे विवाह से पूर्व किसी ब्राह्मण ने अपनी बहन कहकर मेरे पास धरोहर के रूप में रखा था। इसके पति परदेश में हैं, अतः यह परपुरुष दर्शन नहीं करती। उसी समय योगेंद्रायण भी अपनी धरोहर लेने वापस उपस्थित हो जाता है। अवंतिका वेशधारिणी वासुदत्ता वहाँ लाई जाती है। रैभ्यस गोत्र कंचुकी और वसुंधरा के सामने धरोहर लौटा दी जाती है। इसी बीच वसुंधरा वासुदत्ता को पहचान कर कहती है, अरे ये तो राजकुमारी वासुदत्ता हैं। योगेंद्रायण उसे अपनी बहन बताता है। राजा घूंघट हटाने को कहता है। अवसर देख योगेंद्रायण अपने परिव्राजक वेश को हटाकर राजा का जयघोष करता है। वासुदत्ता भी जयघोष कर प्रकट हो जाती है। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित हो जाता है। योगेंद्रायण वासुदत्ता को छिपाने हेतु क्षमा मांगता है। राजा योगेंद्रायण की प्रशंसा करता है। पद्मावती वासुदत्ता को प्रणाम करती है। राजा के पूछे जाने पर योगेंद्रायण रुमणवान आदि मंत्रियों सहित राज्य हितार्थ बनाई गई संपूर्ण योजना के बारे में बताता है। यह सुखद समाचार सुनाने हेतु राजा सपरिवार उज्जैनी जाने हेतु उद्यत होते हैं। भरत वाक्य के साथ नाटक समाप्त होता है। ये हमने नाटक की संक्षिप्त कथा वस्तु ये सुनी। आप इसे सभी पढ़िए, क्योंकि कथा वस्तु पढ़ने से आधा नाटक हमारी समझ में आ जाता है। एक कल पात्र परिचय पर चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद हम जो नाटक की पंक्तियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।